हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने जो आपके इनकम फ्रॉम सैलरी और जो हेड हमने पढ़ा चुके हैं, तो उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किए थे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो बच रहे थे वो, क्योंकि वो क्लास बहुत ही हमारी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए हमने आपको जो अगली क्लास है इसमें प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे और आपको डीप में समझाएंगे। ओके, हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन जाके क्लास को ज्वाइन करें और क्लास ज्वाइन करने के बाद वो कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छे समझ में आ जाए, फिर आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट सेट हो जाएंगे दिमाग में, तो आपको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन भले ही क्यों ना आ जाए एग्जाम में, आपको उसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम मतलब क्रिएट नहीं होगी। ठीक है ना। तो आप हमारे जो चैनल है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पहले ऑन नोटिफिकेशन है उसको ऑन करें, ताकि जब मैं न्यू क्लास अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, देखो कोई भी टीचर है, यदि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छी कंटेंट उपलब्ध कराता है, अच्छी उसका एक्सप्लेनेशन करता है, तो वो टीचर सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यदि आप स्क्रीन से उधर हो, लेकिन हम स्क्रीन के इधर आपको ये क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन हम ऐसे ही सोच मान के चल रहे हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उसको अच्छे से समझ में आए। हम 100% आपको प्रोवाइड करवाने, कंटेंट प्रोवाइड करवाने की और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड। ओके, देखो अब हमने जो 20 तक क्वेश्चन हम इससे पिछली जो क्लास ली थी उसमें हमने डिस्कस किए थे। आज हम जो नेक्स्ट 21 जो क्वेश्चन है उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है। तो 21 क्वेश्चन कौन सा है हमारा? ये है, इफ़ एम्प्लॉयर गिव ए क्रेडिट कार्ड टू एम्प्लॉय हिज पर्सनल पर्पज देन, यानी यदि कोई भी नियोक्ता है, यदि कर्मचारी को हमारे पर्सनल यूज के लिए यदि क्या करता है, वो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारे लिए कौन से टैक्सेबल होंगे? ठीक है, वो देखते हैं। एक्चुअल एक्सपेंस इंक्लूड बाय एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल। सेकंड ऑप्शन है एक्चुअल एक्सपेंस इंक्लूड बाय एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल। थर्ड है हाफ ऑफ द एक्सपेंस विल बी टैक्सेबल। फोर्थ ऑप्शन है एग्जेम्प्ट अप टू 55,000। ओके, तो हमने आपको बताया था कि जो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है, यदि वो क्या करता है, नियोक्ता यदि कर्मचारी को फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है क्रेडिट कार्ड की, तो क्या होंगे? वो टैक्सेबल जो हमारी प्रोसीजर्स थे उसके अंदर ये दिए गए थे। तो जो फैसिलिटी जो नियोक्ता द्वारा जो वास्तविक में जो व्यय किए गए हैं वो क्या होंगे? हमारे लिए टैक्सेबल होंगे। ठीक है ना। तो जो एक्चुअल एक्सपेंस इंक्लूड एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल, जो नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय क्या होंगे? टैक्सेबल होंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स। ओके, 22 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लब्स फैसिलिटी विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, यानी निम्न में से कौन से जो क्लब्स की जो फैसिलिटी ऑल एम्प्लॉय की जो हैंड्स में क्या होगी? फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। देखो हमने आपको तीन जो फैसिलिटी क्लब फैसिलिटी बताई थी, इन तीनों को छोड़ के अदर देन कोई भी फैसिलिटी अगर हमें क्लब फैसिलिटी अगर हमें प्रोवाइड की जाती है, वो क्या होंगी? फुल्ली टैक्सेबल होंगी। लेकिन जो थ्री जो क्लब्स फैसिलिटी है वो हमने आपको बताया कि जो हेल्थ फैसिलिटी है, कॉर्पोरेट फैसिलिटी है और स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, ये तीनों फैसिलिटी यदि कोई भी एम्प्लॉयर यदि एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाता है तो क्या होंगे? वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगी। ठीक है ना। और ये हमने पूछा भी क्या है इसमें हमने पूछा है फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हेल्थ क्लब फैसिलिटी, कॉर्पोरेट क्लब फैसिलिटी और स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबाउ। ओके फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन 3 देखते हैं। 23 क्वेश्चन 23 है, इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड मूवेबल प्रॉपर्टी टू एम्प्लॉय फॉर हिज पर्सनल पर्पज विच एक्चुअली जो नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर देन ही टैक्सेबल वैल्यू विल बी, यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी को कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति निजी उपयोग के लिए दे जो वास्तव में नियोक्ता की नहीं है, तो कर योग्य राशि खालिस्तान होगी। देखो हमने इसमें क्या बताया था, जो नियोक्ता की यदि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, यदि वो क्या करता है, कोई भी एम्प्लॉय यदि एम्प्लॉय को देता है, ठीक है ना, यदि वो किसकी है, फर्स्ट हमने एक जो कॉन्सेप्ट बताया था, फर्स्ट पॉइंट बताया था कि यदि कोई भी वो मूवेबल प्रॉपर्टी है यदि वो एम्प्लॉयर की है, उस केस में हम कौन सी वैल्यू को क्या होनी है? टैक्सेबल अमाउंट में कंसिडर करेंगे कि जो उसकी ओरिजिनल जो कॉस्ट है ना उसका 10% पर एनम के हिसाब से, पर एनम ये याद रखना है। ठीक है ना, पर एनम के 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है ना। लेकिन सेकंड हमने इसका जो टॉपिक का पॉइंट बताया था कि यदि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी यदि एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है, लेकिन
यदि वो किसकी नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयर की यदि वो नहीं है, तो क्या होगा, जो वो होगा जो एक्चुअल जो हायर जो चार्ज, यानी जो एम्प्लॉय की नहीं है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, जो नियोक्ता उसको हायर करके ले आएगा, ठीक है ना। तो हायर जो एक्चुअल में उसको जो हायर चार्ज है जो एम्प्लॉयर द्वारा जो पेड किया जाता है वो क्या होगा, हमारे लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। सेकंड है एक्चुअल हायर चार्ज पेड बाय जो एम्प्लॉयर। थर्ड है एक्चुअल इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, फोर्थ है नथिंग शैल बी टैक्सेबल। तो इसमें क्या होगा, ये किसकी नहीं है, निजी जो नियोक्ता की नहीं, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी किसकी नहीं है, नियोक्ता की नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बताया था हमने, जो एक्चुअल में हायर जो चार्ज एम्प्लॉयर करेगा एक्सपेंस का पेड करेगा, तो वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आप पहले कॉन्सेप्ट को समझें, हमारे डिस्क्रिप्शन जाके क्लास को ज्वाइन करें, और क्लास को ज्वाइन करने के बाद यदि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहिए वो कहीं से भी क्वेश्चन आंसर हमें एग्जाम्स में पुटअप किया गया हो, ठीक है ना। ओके, तो हम अब नेक्स्ट हमारे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी और हमारे जो चैनल है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जब मैं न्यू क्लास अपलोड करूँ तो आपको क्या हो जाए, इसका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ द आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और क्लास को ज्वाइन करके आप अपनी स्टडी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके 24 हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एट द वट रेट कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम विल डेप्रिसिएट इफ एम्प्लॉयर ट्रांसफर द सेम ऑफ द एम्प्लॉय परमानेंटली। देखो, कोई भी कंप्यूटर या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है उसको किस दर से डेप्रिसिएट यानी उसको हासिल किया जाएगा यदि उन्हें नियोक्ता इन्हें हमेशा के लिए हम परमानेंटली रूप से क्या कर दे, नियोक्त एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने जो ये डेप्रिसिएशन वाली हमने 3 आपको कॉन्सेप्ट बताई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप कॉन्सेप्ट को ऊपर फोकस करो। 3 हमने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि कोई भी एम्प्लॉयर है, यदि एम्प्लॉय को परमानेंट रूप से यदि वो ट्रांसफ़र करता है किस किस चीज़ को, यदि कोई भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो। सेकंड हमने क्या बताया था, मोटर कार के लिए बताया था। थर्ड हमने बताया था अदर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट के लिए हमने जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बताए थे उसके लिए हमने बताया था कि जो उसकी जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो किस रेट से लगेगी और कौन सी मेथड से लगेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने बताया था जो कंप्यूटर और जो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है उसके लिए डेप्रिसिएशन है वो कितनी लगेगी, वो लगेगी हमारी 50% ऑफ द WDV बेसिस, यानी कौन सा बेस होगा हमारा WDV राइट डाउन जो वैल्यू है वो बेस के आधार पर 50% हमें जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए हमें डेप्रिसिएशन पेमेंट डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। सेकंड हमारा है जो मोटर कार के लिए हमने बताया था, जो मोटर कार के लिए हमने जो डेप्रिसिएशन बताई थी वो रेट बताई थी 20% ऑफ द WDV बेसिस, यानी WDV मेथड से 20% लगेगा, ठीक है ना, मोटर कार के ऊपर, ठीक है, डेप्रिसिएशन। थर्ड हमने बताया था यदि अदर देन कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, यानी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम छोड़ के और जो मोटर कार को छोड़ के जो भी अदर देन जो भी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो उस हमारे जो उस पर हमें जो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा वो लगेगा 10% की रेट से, और SLM यानी जो स्टेट लाइन जो मेथड है उसके आधार पर 10% के हिसाब से हमें क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन को इसमें अलाउ किया जाएगा, मतलब इसमें प्रोवाइड हम डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा हमारे द्वारा, ठीक है ना। तो इसीलिए भी आप क्या पूछा हमारे लिए, देखो हमने पूरा कॉन्सेप्ट को इसमें क्लियर करा दिया है, ठीक है। तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इसके लिए हमने कितना बताया था, इसमें के लिए हमने बताया था 50% ऑफ द WDV मेथड, यानी राइट डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एट विच रेट मोटर कार विल बी डेप्रिसिएट इफ एम्प्लॉयर ट्रांसफर ही द सेम ऑफ द एम्प्लॉय परमानेंट, यानी कोई भी मोटर कार किस दर से हासिल किया जाएगा यदि नियोक्ता हमेशा के लिए हस्तांतरण कर दे, ठीक है, हस्तांतरण कोई भी एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय को कर दे हमेशा के लिए परमानेंट रूप से मोटर कार को, तो ट्रांसफ़र कर दे, तो उस रेट में हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हमने कुछ इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें हमने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझा दिया था कि इसमें 20% ऑफ WDV मेथड से इसमें क्या लगेगा, मोटर कार के ऊपर हमारे लिए डेप्रिसिएशन इसमें लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ओके, हमारे जो क्वेश्चन आंसर है एक एक क्वेश्चन आंसर को पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की, रिवाइज करने की आपको इसमें कोशिश की गई है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है, एट व्हाट रेट फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएशन इन द एम्प्लॉयर ट्रांसफर द सेम ऑफ द एम्प्लॉय परमानेंट, यानी कोई भी फर्नीचर है किस दर से किस रेट से उसमें डेप्रिसिएट लगाया जाएगा यदि वो नियोक्ता द्वारा हमेशा परमानेंटली रूप से कर्मचारी को हस्तांतरण कर दे। तो हमने जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए 50% ऑफ द WDV, और हमने जो मोटर कार के लिए कितना बताया था 20% ऑफ द WDV, ठीक है। ओके फ्रेंड्स,
और थर्ड जो हमने बताया था कि इन दोनों जो असेट्स हैं इनको छोड़ के अदर कोई भी असेट्स है तो उसके लिए अदर केस में हमने क्या बताया था कि 10% ऑफ द SLM बेसिस के आधार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ओके। आपको हमारी क्लास लगी कैसे लगी है फ्रेंड्स, तो वो आप हमें डिस्क्रिप्शन में उसको कमेंट्स करें, ओके, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट होकर आपको और अच्छे से मतलब आपको एक्सप्लेनेशन कर सके और अच्छी आपको नेक्स्ट आपको क्लास को प्रोवाइड करवा सके, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, और आपकी जो फ्रेंड्स जो कॉमर्स के ग्रुप है वो आपके जो ग्रुप्स में आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें हमारी क्लास को, ताकि हमारा जो चैनल है ये ज़्यादा और ज़्यादा अधिक लोगों के पास पहुंच सके जिसको जिस स्टूडेंट्स को हमारी नीड्स है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग में जो फीस है काफ़ी हज़ारों में जो फीस होती है वो अफोर्डेबल नहीं कर सकते, यानी उसको भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए हम एक अच्छी सी ये अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने की प्रोवाइड कराने की कोशिश करें, ताकि जो गरीब बच्चे हैं या मीडियम क्लास के बच्चे हैं जो फीस को पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो उन भी बच्चे हमारी क्लास को लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, और उनके जो स्टडी है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है, एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड टी एंड कॉफ़ी विद द स्नैक्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर टू हिज एम्प्लॉय फॉर वाचिंग विच एम्प्लॉयर हैज़ टू इंक्लूड 75 पर एम्प्लॉय पर डे देन, यानी एक नियुक्त है कार्य के दौरान यानी ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम अपने कर्मचारी को नाश्ते के साथ चाय कॉफ़ी उपलब्ध करा रहे हैं, यानी जो चाय कॉफ़ी और स्नैक्स उसको प्रोवाइड करवा रहा है, जिसके लिए नियोक्ता को 75 प्रति कर्मचारी प्रतिदिन खर्चे करने पड़ते हैं। देखो हमने जो आपको बताया था टी कॉफ़ी एंड द कोई भी हल्का नाश्ता यानी स्नैक्स वगैरह, ठीक है, जो नॉन अल्कोहल कोई भी पेय पदार्थ है यदि वो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है तो उस केस में हमने ये बताया था कि वो क्या होगा, फुल्ली क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा ऑल एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। लेकिन फ्री फूड जो फैसिलिटी फूड के लिए बताई थी उसके लिए हमने क्या बताया था ऑफिस टाइम के लिए, और उसने बताया था कि जो 50 रुपये तक क्या होगी एग्जेम्प्ट होगी, ओके ओके, और उसी में मोर देन क्या होगी एक्सेस जो अमाउंट होगी वाली टैक्सेबल होगी, ओके। इसमें क्या बताया, इसमें 25 पर डे ऑफ द टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ऑल एम्प्लॉय, नहीं ये किस में होती है, ये जब होती है जब फ्री फूड फैसिलिटी की टाइम में, ठीक है ना। सेकेंड है 50 पर डे विद द टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द ऑल एम्प्लॉय। थर्ड ऑप्शन है 75 पर डे विद द टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द ऑल एम्प्लॉय। फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो है फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ द ऑल एम्प्लॉय, यानी सभी कर्मचारियों के हाथ में क्या होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। जब हमें टी कॉफ़ी और कोई भी स्नैक्स वगैरह यानी हल्का फुल्का यदि ऑफिस टाइम के दौरान हमें कोई भी प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉय को, तो वो क्या होंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड अनफर्निश RFA, अनफर्निश मतलब असुसज्जित जो फर्नीचर जिसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन है, किराया मुक्त जो आवास है उसमें फर्नीचर को इंक्लूड नहीं करते हुए, ठीक है ना। जो अनफर्निश्ड RFA प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन सेम विल बी, देखो असुसज्जित जो किराया मुक्त आवास है यदि सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यदि प्रोवाइड कराया जाए तो उस केस में क्या टैक्सेबल होगा, वो यदि गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट, ओके। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके फ्रेंड्स, ओके। इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे ये क्वेश्चन है इसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, एंड अनफर्नीचर रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड टू ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट द दिल्ली विच ओन बाई एम्प्लॉयर देन सेम विल बी टैक्सेबल। देखो यदि कोई भी देखो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है यदि उसको अनफर्निश कोई भी RFA यदि प्रोवाइड कराया जाता है तो वो क्या होंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट, क्या होंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन यदि कोई भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यदि उसको अनफर्निश जो रेंट प्रोवाइड किया जा रहा है RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन यदि वो नियोक्ता का है, ठीक है ना, और यदि वो नियोक्ता का नहीं है, ठीक है, तो नियोक्ता का है तो उसके केस में क्या होगा, उस केस में जो उसका सैलरी है उसका जहाँ हम उसको जिस प्लेस पे उसको ये RFA यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन उसको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो प्लेस की पॉपुलेशन के आधार पे हम उसके सैलरी का क्या कर देंगे, सैलरी का तो कुछ परसेंट है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो किस केस में हमने जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यदि वो क्या करता है, नियोक्ता का यदि कोई भी स्वयं का यदि वो RFA है तो उस केस में क्या टैक्सेबल होगा आवास का, तो वो हम बता रहे हैं कि यदि वहाँ की पॉपुलेशन के आधार पे करेंगे तो पॉपुलेशन यदि 10 लाख यानी जो 10 लाख तक यहाँ वहाँ की पॉपुलेशन है तो सैलरी का 75% क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन सेकंड केस है यदि जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो 10 लाख से मोर देन यानी 10 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख तक है पॉपुलेशन, तो उस केस में हमारी जो सैलरी है तो सैलरी का कितना होगा,
सैलरी का 10% कितना होगा, 10% क्या होगा इसमें टैक्सेबल होगा। थर्ड केस क्या था इसमें, थर्ड केस उसकी पॉपुलेशन के आधार पे था। यदि वो उसकी वहाँ की जो प्लेस की पॉपुलेशन है वो यदि 25 लाख से मोर देन है तो उस केस में हमारी जो सैलरी है उसका 15% क्या होगा इसमें टैक्सेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि यहाँ पे समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप पूरा कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जाके और आप हमारे जो क्लास है उसको ज्वाइन करें। ओके, जो हमारे रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स हैं इम्प्रूव इनकम फ्रॉम सैलरी के, उस हेड में जाके हमारी क्लास को ज्वाइन करें। आपको 100% आपको वहाँ पे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद आप अगर इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की यदि कोशिश करोगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी वे में आपको एकदम सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है ना, मैटर ऑफ द ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने का है मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर इसमें है, देखो यदि कोई गैर सरकारी कर्मचारी दिल्ली में, कहाँ पे, दिल्ली में, तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो कितनी होती है फ्रेंड्स, तो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा होता है। दिल्ली हमारी जो सिटी है तो राजधानी है हमारे इंडिया की, तो वो उसमें जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से मोर देन उसकी पॉपुलेशन है वहाँ की। तो इसलिए उस सैलरी का जो कर्मचारी की जो सैलरी है, सैलरी का कितना होगा 25 मोर देन अगर पॉपुलेशन है तो उस केस में हमने बताया था कि जो सैलरी का 15% क्या होगा इसमें टैक्सेबल होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 है, एंड अनफर्निश रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड टू ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिमोट एरिया, कहाँ पे, रिमोट एरिया में हम करवा रहे, दूर दराज जो क्षेत्र है वहाँ पे यदि कोई भी RFA यदि अनफर्निश कोई भी प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉय को, विच ओन बाय द एम्प्लॉय, किसका है वो, एम्प्लॉय खुद का है, देन विल बी सेम एडजेम्प्ट टैक्सेबल, क्या टैक्सेबल होगा, देखो रिमोट एरिया का नाम आता है क्या हो जाएगा, फुल्ली एडजेम्प्ट। यदि रिमोट एरिया है जो माइनिंग साइट है या फिर प्रोजेक्ट साइट है वहाँ पे यदि हम RFA यदि प्रोवाइड करवाते हैं एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय, तो उस केस में क्या होगा, नथिंग विल बी टैक्सेबल, यानी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है ना, ओके फ्रेंड्स, ये याद रखना है। ठीक है, ओके, ये कॉन्सेप्ट पूछा हुआ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है ये, जो RPS असिस्टेंट प्रोफेसर 2021-22 है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो NTUGC नेट एग्जाम है ये, मतलब काफ़ी सारे जो एग्जाम जहाँ पे इनकम टैक्स का ये है तो वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, एन अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन इज प्रोवाइड टू ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट अजमेर, पॉपुलेशन हैज देन 10 लाख। ठीक है, 10 लाख से क्या है, लेस देन है, विच ओन बाई एम्प्लॉयर देन सेल बी टैक्सेबल। देखो एक गैर सरकारी कर्मचारी जो अजमेर में जनसंख्या कितनी है उसकी 10 लाख से कम है में एक असुसज्जित किराया मुक्त आवास दिया गया है, जो नियोक्ता का क्या है, स्वयं का है, ओन जो एम्प्लॉयर का है, तो ऐसा आवास कर योग्य होगा। देखो हमने अभी आपको बताया जो 10 लाख यदि खुद का नियोक्ता का है तो उस केस में 10 पॉपुलेशन के आधार प्लेस के पॉपुलेशन के आधार पे हम टैक्सेबल अमाउंट उसमें कंसिडर करेंगे। तो जो उसकी पॉपुलेशन कितना बता रहा है ये अजमेर में बता रहा है, और उसकी जो ये भी हमें प्रोवाइड की गई है जो मेंशन है जनसंख्या कितनी, पॉपुलेशन कितनी है उसकी 10 लाख से कम है, तो उस केस में क्या होगा, 10 लाख से कम है तो सैलरी का 7.5%। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ओके, आपको अच्छे समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए 100% समझ में। ठीक है ना, इतना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, एन अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन इज प्रोवाइड टू ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू जयपुर, यानी जयपुर के अंदर। ठीक है ना, जयपुर के अंदर, देखो जयपुर हमारा जो हमारा राजस्थान है उसकी जैसे राजस्थान है तो इसमें जयपुर है, इसकी जो बहुत बड़ा ये सिटी है, तो ये जो जयपुर है इसकी पॉपुलेशन कितनी होती है, इसकी पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख से क्या है, अधिक है। इस केस में जो एम्प्लॉयर यदि एम्प्लॉय को अनफर्निश्ड जो रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाता है उस केस में यदि एम्प्लॉय का खुद का यदि कोई भी RFA है तो उसमें टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, तो हमने अभी आपको बताया तो जयपुर क्या है, बहुत बड़ा सिटी है, तो उसकी पॉपुलेशन 25 लाख से मोर देन है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ऑप्शन सी इज द सैलरी का 15%। ठीक है ना, जो थर्ड केस हमने बताया था। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा है, एंड अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन इज प्रोवाइड ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट जयपुर, देखो फिर जयपुर आ गया, विच नॉट ओन बाई ओनर देन सेम विल बी टैक्सेबल, यानी जो किसका नहीं है। अब की बार इसमें कुछ कंडीशन हमें चेंज करके दे दी है कि एक गैर सरकारी कर्मचारी को जयपुर में असंरक्षित जो किराया मुक्त आवास दिया गया है जो नियोक्ता का स्वयं का नहीं है। देखो हमने जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, ओके,
तो यदि खुद का नियोक्ता का स्वयं का यदि कोई भी रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं है, असुसज्जित यदि रेंट फ्री अकोमोडेशन यदि एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है ना, कर्मचारी को, तो उस केस में क्या टैक्सेबल होगा। तो उस केस में हमने आपको बताया था कि जो नियोक्ता द्वारा जो चुकाया गया जो एक्चुअल रेंट है, यानी जो हमने एक्चुअल रेंट पेड बाई जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता द्वारा जो वास्तव में जो जितना रेंट पेड करता है वो, या फिर सैलरी का 15%, इन दोनों में जो भी क्या होगा लेस देन होगा, वो क्या होगा, वो हमारे लिए टैक्सेबल होगी, ठीक है ना, यदि खुद का नहीं है तो, ठीक है, यदि खुद का होता तो पॉपुलेशन के आधार पे होता, ठीक है ना। तो ये है ऑप्शन ए है 15% ऑफ द सैलरी। सेकंड ऑप्शन है एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। थर्ड है ए एंड बी विच इज लेस। फोर्थ है ए एंड बी विच एवर इज हायर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हमने आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है रेंट फ्री अकोमोडेशन विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ द ऑल एम्प्लॉय इफ सेम इज प्रोवाइड। देखो ये वाले क्वेश्चन हमने आपको 3 से 4 बार करवा चुके हैं, तो लेकिन क्योंकि ये जब भी करवा चुके, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हमारे पूछे हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से इसको देखना है और इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। देखो यदि हम रेंट फ्री अकोमोडेशन है, कोई भी कब कौन तक कर मुक्त होंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे, यदि हम प्रोवाइड कराएं, कहाँ के कराएं, यदि रिमोट एरिया, माइनिंग साइट या फिर प्रोजेक्ट साइट, यदि हम वहाँ पे RFE या फ्री फूड फैसिलिटी कराते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को साथ लेके पढ़ो, ठीक है ना। तो RFE यदि वहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन यदि इन तीनों रिमोट एरिया में, माइनिंग साइट पे या फिर प्रोजेक्ट साइट पे यदि हम उसको उपलब्ध करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं एम्प्लॉय को, तो वो क्या हो, उस केस में हो गए, उस केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे, ठीक है ना। ऑल ऑफ द अबाउ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 35, रेंट फ्री अकोमोडेशन विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट इज सेम इज द प्रोवाइड। देखो हमने हमारे नोट्स में जो बाईलैंग्वेज नोट्स है, इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ सके, ठीक है ना। जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको तो किताबें अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हम दोनों स्टूडेंट्स को इसमें कंबाइन करके और दोनों लैंग्वेज को कंबाइन करके इसको आपको हर नोट्स इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे जो नोट्स है इसका एक प्लस पॉइंट है। ओके ओके फ्रेंड्स, हमारे जो आपको यदि क्लास अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स करें, और आप हमारी जो चैनल है इसको सपोर्ट करें, इसको लाइक शेयर एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, और ऑल नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन उसको ऑन करें। ओके ठीक है, तो हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35, रेंट फ्री अकोमोडेशन विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट इज इफ सेम इज प्रोवाइड। देखो किराया मुक्त आवास पूर्णतः फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा यदि खालिस्तान को दिया जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु अपॉइंटेड आउटसाइड ऑफ द इंडिया, ठीक है। सेकंड है यूनियन मिनिस्टर, यानी जो केंद्र जो मंत्री है उसको, ठीक है। थर्ड है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसको, ठीक है। इन तीनों हम ये कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। ऑल ऑफ द अबव होगा इसमें, तीनों को यदि हम RFE यदि प्रोवाइड करवाते हैं तो क्या होंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर डी इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग परक्यूजिट्स विल बी फुल्ली टैक्सेबल। कौन से परक्यूजिट्स है वो फुल्ली टैक्सेबल होंगे। देखो हमारे जो परक्यूजिट्स वाले जो हमारी क्लास है उसको जाके आप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे परक्यूजिट्स के लिए हमने अलग अलग इसमें हेड बना रखे हैं कि फुल्ली एग्जेम्प्ट परक्यूजिट्स कौन से हैं, फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट्स कौन से हैं, और कुछ स्पेसिफिक जो लिमिट्स है वो परक्यूजिट्स कौन से हैं, और जो स्पेसिफिक जो एम्प्लॉयर को जो परक्यूजिट्स देते हैं वो स्पेसिफिक एम्प्लॉयर कौन से हैं। ओके, ये सभी हमने आपको अलग अलग हेड में पढ़ा है, तो आप हमारे परक्यूजिट्स वाली जो क्लास है उसको आप ज्वाइन करें। ओके, तो ये फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट्स कौन से हैं, तो वो होंगे प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर टू मेडिकल हेल्थ पॉलिसी। देखो कोई भी एम्प्लॉयर है यदि वो एम्प्लॉय की कोई भी मेडिकल हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम का पेड करता है तो क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर ए लाइफ इंश्योरेंस। यदि कोई भी एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉयर द्वारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका यदि वो पेमेंट करता है प्रीमियम का, तो वो क्या होगा, देखो वो हमें आपको बताएंगे वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। थर्ड हमारा प्रीमियम, थर्ड ऑप्शन है प्रीमियम फॉर एम्प्लॉय बाय एक्सीडेंट पॉलिसी। देखो यदि कोई भी हमारा एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय की यदि लाइफ इंश्योरेंस के लिए यदि वो प्रीमियम का पेड करता है तो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन यदि कोई एम्प्लॉय की यदि हेल्थ जो पॉलिसी है, हेल्थ जो मेडिकल हेल्थ पॉलिसी है या फिर एक्सीडेंट जो पॉलिसी है उस पर यदि प्रीमियम का पेड करता है एम्प्लॉयर द्वारा, एम्प्लॉय की जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की जो उसकी हेल्थ जो पॉलिसी है यानी मेडिकल हेल्थ